बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, गंगू और मंगू, पर दोनों बहुत ही गुस्से वाले। हरिया दोनों के गुस्से से बहुत परेशान था। सुनती हो, थोड़ा पीने को पानी ला दो। ये लो जी। सुनो, आज हकीम को दिखाओ। तुम्हारी तबीयत तो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हाँ भगवान, अब उम्र हो चली है, कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती। जाकर दिखा तो आऊं, पर 2-4 पैसे जो बचे हैं वो भी दवा दारू में चले जाएंगे। अरे पैसे की चिंता न करो, जान है तो जहान है। हाँ, पर कब तक ऐसा चलेगा? गंगू और मंगू तो बिल्कुल काम में हाथ ही नहीं बटाते। फसल बोने का समय आ गया है और खेत तो सारे बिना जोते पड़ी हैं। मैं तो कहती हूँ वो पास के गांव के पंडित को दिखाऊं क्या? कुछ पूजा बोलेंगे तो करा लेंगे। मेरे बच्चे दिल के बुरे नहीं हैं, बस जबान थोड़ी तेज है। तुम ही ने बिगाड़ा है। जगह काम के लिए बात की, वहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं टिके, बस गुस्सा करके लड़ाई झगड़ा करके भाग आते हैं। सुनो जी, चिंता न करो, मैं फिर समझाती हूँ और धनिया काकी से बात करके दोनों की कुंडली भी दिखा देती हूँ। कुछ ग्रह शांति करा के सब ठीक हो जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं, कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ? इतने बड़े हो गए हैं पर दोनों को बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ आती। हर बात पे गुस्सा करते रहते हैं, कुछ भी बोलो तो सुनते नहीं है। क्या करूँ भगवान? गंगू और मंगू दोनों आते हैं और बाबा के सामने खड़े हो जाते। अरे माई, क्या बनाया खाने के लिए? जल्दी परोस दो, जोरों से भूख लगी है। बेटा, यहाँ बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अब माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो गए हैं, कुछ हाथ बटाओ। देखो, पूरा खेत बंजर पड़ा है। जब से बीमार हुआ हूँ कुछ नहीं बोया गया। तुम दोनों ही अब आगे बढ़कर काम शुरू करो। देखो पिताजी, कह देता हूँ, मुझे तो किसानी नहीं करनी है। मुझे भी नहीं। माँ, जल्दी खाना खिला दो, मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। वो धनिया काकी का बेटा बंसी, उससे अपनी झड़प हो गई। बोल रहा था कि तुम लोग तो काम करते नहीं हो, अपने बैल हमें दे दो, क्योंकि तुम्हें तो काम करना नहीं है। कम से कम हम तो अपने खेत जोत लेंगे। हाँ बाबा, उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम दोनों को निकलना समझता है, उसकी तुम्हें अच्छे से खबर देता हूँ शाम को। अरे मूर्खो, क्या गलत बोला? तुम दोनों कुछ नहीं करते, किसी के काम तो आए ये बैल। क्या जाने अब इन्हें बेच के ही थोड़े दिन का खर्चा निकल आए। बाबा, बंसी की तो खैर नहीं, तुम देखना, आज धूल नहीं चटाई उसे तो अपना नाम बदल लूंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का? जय श्री राम। बच्चा, बैरागी के लिए कुछ भोजन मिलेगा क्या? बाबा पधारिए, यहाँ पेड़ के नीचे विराजिए, मैं रसोई से कुछ लेकर आती हूँ। प्रणाम बाबा, हमें क्षमा करना, गरीब के घर में कुछ खास नहीं है भोजन करने के लिए। अरे बच्चा, तुम तो किसान हो, तुमको भोजन की कमी कैसे हो सकती है? बाबा क्षमा कर दीजिए, बहुत दिनों से बीमार हूँ, कुछ काम नहीं होता। 2 बेटे हैं मेरे, पर दोनों कुछ काम नहीं करते, बस गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है। ईश्वर सब सही करेंगे। बाबा ये ग्रहण कीजिए, बस सूखी रोटी है घर में। बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली। एक उपाय है तुम्हारे बच्चों के क्रोध का। दोनों को यहाँ बुलाओ। गंगू और मंगू दोनों आते हैं और बाबा के सामने खड़े हो जाते। बच्चों, मैंने तुम्हारे माता पिता से सारी बात विस्तार से सुनी। तुम दोनों को जो क्रोध आता है उसका उपाय है मेरे पास। बस तुम दोनों को मेरी बात ध्यान से सुननी होगी और जो बोलूं वो करना होगा। गुरुजी, हम आपकी बात का पालन करेंगे, पर गुस्सा हमारे बस की बात न है। बस दिमाग गर्म हो जाता है, उसके बाद अपने ऊपर काबू ना रहता। कोई बात नहीं, बस अगर गुस्सा आए तो एक दूसरे की मदद करना और जो बोलूं उसका पालन करना। जी गुरुजी, बताइए क्या करना होगा? बच्चों, ये लो,
ये पोटली, इसमें कुछ मिट्टी की गोलियां हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो बस किसी से बात किए बिना अपने आंगन के पीछे वाले खेत में जाना। जितना गुस्सा आए तो वो कुदाल उठाना और जमीन खोदना शुरू करना। सारा गुस्सा तुम्हें खेत पे निकालना है, और गुस्सा शांत हो तो एक गोली पोटली से निकाल के मिट्टी में दबा देना। बस समझना कि ये गुस्से की गोलियां हैं और तुम मिट्टी में इनको गाड़ रहे हो। जब सारी गोलियां खत्म हो जाएं तो समझ लेना कि तुम दोनों का गुस्सा भी खत्म हो गया है। जी बाबा जी। और सुनो, सिर्फ एक ही जगह नहीं खोदना, अलग अलग जगह खोदना। और एक भाई को गुस्सा आए और वो अपनी गुस्से की गोली गाड़ दे तो दूसरा भाई उसकी मदद करेगा, उसी जगह गुस्से पे पानी डालाएगा। बस रोज उस पे पानी डालते रहना। जी गुरुजी, हम समझ गए। ठीक है, और मैं तुम दोनों से मिलने फिर आऊंगा। बाबा, आप ही का सहारा है, आपके आने को धन्यवाद। भगवान भला करे। साधु बाबा के जाने के बाद दोनों भाइयों ने बाहर ही वो पोटली एक पेड़ पे लटका दी। शाम को वो बंसी से मिले तो उन्हें खूब गुस्सा आया, पर फिर बाबा की बात याद आई। वो दोनों घर आए और गंगू ने खेत में खोदकर एक गोली गाड़ दी। मंगू ने पानी डाल दिया। अगले 1-2 हफ्ते तक दोनों में एक को भी गुस्सा आता तो वो खेत खोदता और एक गोली गाड़ देता। जल्द ही सारी गोलियां खत्म हो गई। फिर 2 महीने बीत गए। बच्चा, कोई है क्या? अरे बाबा आप, प्रणाम। आइए आइए, बैठिए। बाबा की जय हो। आपका उपाय एकदम काम कर गया। हमने 1-2 हफ्ते में जब भी गुस्सा किया तो एक गोली गाड़ दी, और फिर दूसरे भाई ने पानी डाला रोज गुस्से पे। बाबा 2 हफ्ते में ही सारी गोलियां खत्म हो गई, और फिर हमने देखा कि खेत तो सारा खुद चुका था, और जहाँ जहाँ गोलियां डाली वहाँ वहाँ छोटे छोटे अंकुर आ गए थे। हाँ बाबा, शायद उन गोलियों में बीज था। और अब देखिए, पूरे खेत में अलग अलग प्रकार की बेलें लगी है और ऊपर सजी और फल लगे हैं। हाँ बाबा, हमको सारा किस्सा समझ आ गया। हमने गोलियां खत्म होने पे भी पानी डालना बंद नहीं किया, और देखिए ये सब अब मंडी में बेचने को तैयार हैं। हाँ बच्चों, मैंने तुम्हें बस अपने गुस्से को सही जगह लगाने को बोला। तुमने गुस्से की वजह से अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की जगह खेत में लगा दी, मेहनत में लगा दी, तो उसी का फल तुम्हें मिला है। बाबा प्रणाम, आपकी जय हो। आपने मेरे बच्चों को सुधार दिया। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था जब मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति की बात सुनी, और बस गुस्से का उपाय करने आ गया। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तो ये थी गंगू और मंगू की कहानी। तो बच्चों, क्या आप भी गुस्सा करोगे? अगर गुस्सा आया तो उसे किसी नेक काम में लगाना। सरयू नदी के तट पे बसा एक गांव था, काशीपुर। वहां के लोग बहुत सीधे और आपस में प्रेम से रहते। गांव के एक छोर पे नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे एक कुटिया थी। वहां एक बाबा रहते थे, बाबा काशीनाथ। अपनी एक छोटी सी झोपड़ी में वो रहते और गांव वालों की मदद करते। सुनो भाई, ये जानते हो वो काशीनाथ बाबा किधर रहते हैं? काशीनाथ बाबा? तुम चोटी वाले बाबा की तो बात नहीं कर रहे हो? भाई, वो बाबा जो दूसरों की मदद करते हैं, लोगों के दुख हर लेते हैं। बहुत परेशान हूँ, कई कोस दूर से आया हूँ। मित्र, तुम चोटी वाले बाबा की ही बात कर रहे हो, वो जिनकी बहुत बड़ी चोटी है सर पर, और वो सर से भभूति की पुड़िया निकाल कर देते हैं लोगों को। लोग जैसे ही मस्तक पे लगाते हैं और बाबा के आदेश का पालन करते हैं, उनके सारे काम पूरे हो जाते हैं। पता है, कभी उनके सर से भभूति खत्म नहीं होती, कितने भी लोग आए मदद लेने। हाँ हाँ भाई, वही सुना है, सबकी मुराद पूरी करते हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाता। सही सुना है एकदम, सबकी मदद करते हैं। जो भी सच्चे मन से मांगता है वो पूरा हो जाता है। भाई, रास्ता बता दो, मुझे जल्दी ही उनके पास पहुंचना है।
और फिर उनसे मिलकर अपने गांव भी लौटना है शाम तक। सीधे सीधे चलते रहो 1 कोस तक, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना और वहां से कुछ दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा, उसको नजर में रख के सीधे सीधे फिर चलना। बस तुम बाबा की कुटिया तक पहुंच जाओगे। अभी तो बाबा वहीं मिलेंगे। शुक्रिया दोस्त, भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो। सही सुना था मैंने भी ये बाबा के बारे में। ये तो सच में करामती बाबा निकले। कितनी सारी पुड़िया होंगी बाबा के सर पे। मैं सारी की सारी चुरा लूं तो अपनी सारी मुराद पूरी कर सकता हूँ। मैं भी तो चोरी का काम कर करके थक गया हूँ। एक बार मैं बड़ा हाथ मारूंगा तो फिर आगे की पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। बस फिर मैं आराम की जिंदगी जीऊंगा। चलो इस आदमी के पीछे पीछे ही चलता हूँ। बाबा प्रणाम, आपके बारे में कितना सुना है। जय महादेव। बैठो बेटा, थोड़ा आराम करो, तुम तो थके लगते हो। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? मैं एक सेठ की दुकान पे नौकरी करता था। दुकान का काम मंदा हुआ तो सेठ ने नौकरी से निकाल दिया। बोला कि जब बिक्री ही नहीं तो तुमको रख के क्या फायदा, खुद ही बेच लूंगा थोड़ा बहुत सामान। बाबा मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई कमाने का जरिया नहीं, मदद करो बाबा। बच्चा सुनो, ये पुड़िया लो। कल सेठ के पास जाओ और बोलना कि सेठ जी मुझे 10 दिन का वक्त दो। मैं घर घर जाकर सामान बेचूंगा और आधा भी सामान बेच पाया तो मुझे वापस नौकरी पे रख लेना। बस ध्यान रहे, रोज ये भभूति सर पे लगाना और जो भी घर में रोज काम आने वाला सामान हो घर घर पूछो किसी को सौदा खरीदना है कि नहीं। 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा बच्चा। बाबा आपकी बात याद रहेगी, मैं वैसे ही करूंगा। बाबा की जय हो। कल्याण हो बच्चा। चोर रात होने का इंतजार करता है। वो इस ताक में है कि अंधेरा हो तो वो बाबा की पुड़िया चुरा ले। कुछ घंटे बाद अंधेरा हो जाता है। बाबा तो अभी चारपाई पे लेटे हैं, आराम कर रहे हैं। ये रुमाल पे थोड़ी दवा डाल देता हूँ जिससे लोगों को बेहोश करते हैं। बाबा को बेहोश कर दूंगा तो आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। क्या करूं, ये चोटी तो खुल ही नहीं रही है। किसी ने देख लिया तो मार मार के मेरा भुर्ता बना देंगे। क्या करूं, क्या करूं, हे भगवान। अरे जेब में कैंची रखी है, क्यों ना चोटी काट दूं, फिर सारी की सारी पूड़िया मेरी। ये सही रहेगा। चोर गांव के बाहर अपनी गुप्त जगह में काटी हुई चोटी खोलता है। उसमें से बहुत सारी पुड़िया निकलती है। अरे वाह, मजा आ गया। कितनी सारी पुड़िया निकली है। अपने सारे अरमान पूरे करता हूँ आज ही। पुड़िया पुड़िया, चल मुझे सोने के गहने ला दे, एक 9 लाख का हार। ये क्या, कुछ नहीं हुआ। पुड़िया पुड़िया, मेरे लिए एक सुंदर सा घर बना दे। अरे फिर कुछ नहीं हुआ। ये तो फरेब है, धोखा हुआ है मेरे साथ। सब झूठ बोलते हैं कि बाबा सबकी मुराद पूरी करते हैं, मेरी तो कोई नहीं पूरी हो रही। कुछ गलत कर रहा हूं मैं। अच्छा हाँ, उस आदमी ने यह भी कहा था कि बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बाबा के आदेश तो मिले ही नहीं। ओ, भारी गलती हो गई मुझसे। अब क्या करूं? कल बाबा से जाकर माफी मांगता हूँ। बाबा तो मन के साफ है, मुझे माफ कर देंगे। क्या पता मेरी मुराद भी पूरी कर दे। चोर अगले दिन अपनी गलती का एहसास होने पे बाबा की सारी भभूति वापस बैग में रख के उनकी चोटी रख के उस कुटिया की ओर चल पड़ता है।
अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, सब कितने परेशान हैं। बाबा की चोटी कट गई इस बात से। मैं अभी जाकर कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो मेरी पक्की धुलाई हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया? अब बाबा गांव के लोगों की मदद कैसे करेंगे? लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी? ये तो मुझसे भारी गलती हो गई। चोर पछतावे में आकर वहां पास में ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और लोगों के जाने का इंतजार करता है। देर रात को वो बाबा को अकेला पाता है। बाबा प्रणाम। जय महादेव। आओ बच्चा, बैठो इधर। बाबा मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम कल भी तो आए थे। मैंने तुमको एक दो बार कुटिया के आसपास देखा, पर तुम मिले बिना ही चले गए। आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। कल आओगी तो पक्के से करूंगा। अभी मेरे पास बभूति नहीं है। बाबा मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। मैं एक चोर हूँ और कल मैं ही आपको बेहोश करके आपकी चोटी काट के ले गया। पर मैंने तो कितनी सारी बभूति की पूड़ियां खोल के माथे पे लगाई, पर मेरी एक भी मनोकामना पूरी नहीं हुई। ये देखो बाबा, आपकी चोटी और ये कुछ बची हुई पुड़िया। मुझे माफ कर दो बाबा। बाबा को अब सारा माजरा समझ में आया। रो नहीं बच्चा, मैं तो फिर से चोटी उगा लूंगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना पड़ेगा। बाबा मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। मुझे भी क्या चोटी उगाकर मन्नत पूरी करना सिखा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब जब तुमने मेरी बात सुनने का वादा किया है तो सबसे पहले बुरा काम छोड़ो। चोरी का काम छोड़ना पड़ेगा और मेहनत करके अपना गुजर बसर करो। हाँ बाबा करूंगा, पर चोटी उगा के मुझे मन्नत पूरी करना तो सिखाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। बेटा सबसे पहले तुम कुछ काम धंधा ढूंढो, मेहनत का काम, और जिसका जिसका नुकसान किया है उसकी भरपाई करो। जिसके पैसे लिए हैं वो वापस करो, जिसका सामान लिया है वो वापस करो। कोशिश करता हूँ बाबा। और बाल नहीं काटना, चोटी उगाओ। ठीक 1 साल बाद मैं तुम्हें गूढ़ मंत्र बताऊंगा। महीने पे महीने बीतते हैं और चोर सुधर गए। वो बाबा के कहने पे लोगों के पैसे व सामान वापस करने लगे। दिन बीते, उसको मेहनत करके अच्छा भी लगने लगा और वो सुधर गया था। पर उसको अभी भी चोटी उगा के अपनी सारी मन्नत पूरी करने का अरमान था। 1 साल के बाद बाबा मैंने आपके कहने पे सब कुछ किया। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे बताओ मैं कैसे बभूति लेकर मन्नत पूरी करूं और अपनी और दूसरे लोगों की भी मदद करूं। बेटा तुमने 1 साल तक मेरी बात अच्छे से मानी। आज मैं तुमको अपनी करामात का गूढ़ मंत्र बताता हूं। मैंने जब भी किसी की मदद की तो उनका ध्यान तो भभूति की तरफ रखा, क्योंकि लोगों को उस पे विश्वास था। पर मैंने जो आदेश दिए लोगों ने उसको पूरा किया और उसकी वजह से ही उनका काम हुआ। जैसे एक आदमी आया और बोला कि उसका बच्चा गणित नहीं पढ़ता और काफी कमजोर है। मैंने उसको बोला कि ये विभूति रोज माथे पे लगाओ और 1 घंटा गणित की पढ़ाई कराओ। वो बच्चा विभूति लगाता, पर असली में वो रोज 1 घंटा गणित पढ़ता और वो उसमें पक्का हो गया। हाँ बाबा समझ आया। और एक आदमी था, वो बार बार बीमार होता रहता था, काफी कमजोर था। मैंने उससे कहा कि रोज विभूति लगाओ और 1 मील पैदल चलो और कसरत करो। उसका ध्यान फिर विभूति पे था, पर वो रोज कसरत करता रहा और तंदुरुस्त हो गया। वाह बाबा, सही बात बोली आपने। लोगों को समझ में नहीं आया कि असली में वो विभूति की करामत नहीं, उनकी अपनी ही मेहनत थी। हाँ बेटा, एक तो वृद्ध आदमी आए और बोले कि किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेला लगता है। मैंने उन्हें कहा कि रोज विभूति लगाओ और अपने घर के बच्चों को मैदान में खेलने ले जाओ।
बच्चों से घुल मिल गए तो उनका मन खुद ही अच्छा हो गया। वाह बाबा, आपकी बात तो अब समझ आ गई मुझे। आपने क्या बढ़िया उपाय किया है। लोगों का ध्यान एक जगह केंद्रित किया और उनको जो आदेश दिया वही वो करते रहे। सच में मुझे चोटी उगा के क्या करना है, मुझे तो बस आपका मार्गदर्शन चाहिए। बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाबा, आपने मेरे जीवन का भी उद्धार कर दिया। जय हो बाबा। बेटा, बस यही समझा रहा था 1 साल से। हम सबके सर पे एक चोटी होती है, बुद्धिमानी की। बस उसका सही इस्तेमाल करें तो सब मन्नत पूरी कर सकते हैं, मेहनत की भभूति लगा के। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था, मनोहर। मनोहर बहुत मेहनती इंसान था और मन लगा के खेती करता। वो अपने खेत के लिए बहुत दूर से पानी लाया करता था। उसके पास 2 विशाल घड़े थे जिनको वो डंडे पे बांध कंधे पे रख के नदी से पानी भर के लाया करता था। कितनी धूप निकल रही है और गर्मी भी है। आज खेत की बुआई करता, सफाई भी। ये पानी पहुंचाने का काम हो जाए तो बाकी करता हूँ, बहुत काम है। लेकिन जब मनोहर खेत पे पहुंचा और उसने घड़ों में देखा, अरे ये कैसे हुआ? एक घड़े में पूरा पानी है और एक घड़ा तो सिर्फ आधा ही भरा है। ओह, मतलब एक घड़ा फूटा हुआ है। लौटकर आते आते पानी आधा हो गया। चलो कोई बात नहीं, पर अब नदी का एक चक्कर और लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। मनोहर रोज नदी के 2 चक्कर लगाने लगा। मनोहर को दुगनी मेहनत करता देख उसके साबुत घड़े को बहुत अफसोस हुआ। वो बोला, अरे फूटे, देख तेरी वजह से मालिक को कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। तू आधा पानी नीचे गिरा देता है और मालिक को दोबारा पानी लाना पड़ता है। ऐसा सुन के फूटा घड़ा बहुत उदास हो गया और रोने लगा। मुझे माफ कर दो। मैं भी रोज देखता हूँ और मालिक की हालत देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगता है। पर मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं तो एक फूटा हुआ घड़ा हूँ। अगले दिन जब मनोहर पानी भरने के लिए जाने लगा तो उसने घड़े के रोने की आवाज सुनी। उसने उससे कारण पूछा। मालिक, तुम रोज इतनी मेहनत से पूरा पूरा पानी भर के लाते हो, लेकिन मेरे फूटे होने की वजह से मेरा आधा पानी तो बह ही जाता है। मैं चाहकर भी पानी को रोक नहीं पाता। इससे अच्छा तो आप मुझे कहीं लेके ही ना जाओ, कम से कम आपकी मेहनत तो कम लगेगी। अरे मेरे प्यारे घड़े, तुमको इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारा आधा पानी बह जाता है, लेकिन मेरी नजर में तो तुम बहुत काम के घड़े हो। अच्छा, एक काम करो, आज जाते वक्त तुम ध्यान से देखना कि हमारे आसपास क्या क्या उगा हुआ है। फिर काम हो जाने के बाद हम बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि तुमको अपनी काबिलियत पे गर्व होगा। तो मनोहर अपने दोनों घड़ों को लाद कर पानी भरने के लिए निकल गए और फूटे घड़े ने देखा कि उसके आसपास तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और बहुत हरियाली है। वापस लौट के उसने मालिक से पूछा, मालिक, आपके कहे अनुसार मैंने देखा कि हमारे रास्ते में कई तरह के फूल लगे हुए हैं और हरियाली भी है। ये सब पहले तो नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से आई? पर इनसे मेरा क्या वास्ता है? मैं तो अभी भी एक फूटा हुआ घड़ा हूँ जो अपने मालिक का आधा ही काम कर पाता है। वास्ता है, बहुत गहरा वास्ता है। मुझे जब समझ आया कि मेरे एक घड़े से पानी गिर रहा है, वो फूटा है और रास्ते भर पानी फैलाता हुआ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना जहां जहां पानी गिर रहा है वहां कुछ पेड़ पौधे लगा दिए जाए। ये पानी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मेरी और तुम्हारी तरफ से एक श्रमदान होगा। और अब देखो, वहां कई फूल लगे हुए हैं जो पूरे रास्ते को महका रहे हैं। इतने सुंदर फूलों को देखकर मेरा वजन भी हल्का लगने लगा है। इन पे
अनेक तितलियां आके फूलों का रस लेती है। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो है मेरे नन्हे दोस्त। क्या सच? हाँ, याद रखो, अगर हम अपनी कमी को पहचान कर उसे कुछ अच्छे उपयोग में ला सके तो वो कमी कमी नहीं रहती। जैसे तुम्हारे गिरे हुए पानी ने पूरे रास्ते को सुंदर बगीचे में बदल दिया। एक गांव में एक जगन नाम का दूध वाला रहता है, जो अपनी 2 गाय और 1 भैंस का दूध बेचकर अपना गुजारा करता है। गांव के काफी लोग उससे दूध लेते हैं और खुश भी है उसके साथ। उसके बीवी बच्चे भी अपने अपने काम में खुशी से लगे हुए हैं। लेकिन आजकल जगन के मन में आने लगा है, हाय, मेरे ग्राहकों के घर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से सजाए हैं उन्होंने। उनके परिवार के पास कितने सारे साधन हैं, अच्छे अच्छे कपड़े, इस्तेमाल की अच्छी अच्छी चीजें। किसी किसी के पास तो 2 या 4 पहिए वाली गाड़ियां भी हैं। काश मैं भी अपने परिवार के लिए ये सब कर पाता, पर कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। उसके लिए नई गाय या भैंस खरीदना संभव नहीं था। सोचते सोचते उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं। इससे मैं ज्यादा लोगों को दूध बेच सकता हूँ, ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और फिर मेरे घर परिवार के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। फिर अगले दिन उसने अपने घर के कुएं से पानी लेकर दूध में मिला दिया। अब दूध पहले से 20% पतला हो गया। उस दिन वो 4 नए घरों को दूध दे आया। शाम को घर आकर जब उसने अपनी कमाई गिनी तो खुश हुआ और अगले दिन दूध में और थोड़ा पानी मिलाने की ठान कर सो गया। दूसरे दिन उसने वैसे ही और थोड़ा पानी मिलाया दूध में और 2 नए ग्राहक बनाए। उस रात अपनी कमाई गिनने के बाद वो सोचने लगा, अब और पानी मिलाने से पहले जरा रुकता हूँ, वरना लोगों को शक हो जाएगा। इसलिए वो 4-5 दिन तक रुका और फिर थोड़ा पानी मिला। अब तो दूध 40% तक पतला हो गया था। फिर उसे नए ग्राहक मिले। इस तरह 2 हफ्ते निकल गए। अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में मैं एक नई गाय ले सकता हूँ और फिर और ज्यादा कमाऊंगा। हाँ। इसी ख्याल में वो खुश रहने लगा। वहीं उसके ग्राहकों में बातें होने लगी। 2 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब है और दस्त भी लगे हुए हैं। अरे बहन, बीमारी का तो जैसे मौसम ही चालू है। मेरा बच्चा भी कल उल्टियाँ कर रहा था। डॉक्टर को दिखाया, दवाई कराई है। इंसान तो इंसान, दूध तक खराब हो रहा है। ना मलाई आती है, ना दही ठीक बनता। सही बात कही बहन, मेरा भी दूध बिगड़ा हुआ है। जगन को पूछना पड़ेगा। जगन, हम तीनों जगन से ही दूध लेते हैं। सबके यहाँ कोई ना कोई बीमार है। शायद नहीं बहन, पक्का, वरना तीनों घरों में बीमारियां एक साथ आना मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम दूध की जांच करा लेते हैं। अगले दिन जब जगन दूध देने आया तो सारे ग्राहकों ने उससे दूध लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम तुमसे दूध नहीं लेंगे। तुम दूध में मिलावट करते हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है जिससे ना दही बनता है ना मक्खन, और तो और तुम्हारा पानी भी साफ नहीं है जिससे शर्मा जी के बेटे को डायरिया हुआ है। अब तो ना तुमसे कोई दूध लेगा, और तो और तुम्हारी शिकायत भी कर रहे हैं। अरे नहीं साहब, ऐसा मत करिए, गजब हो जाएगा। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी भैंस का दूध पूरा नहीं पड़ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया। मेरा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। आप सब इतने सालों से मुझसे दूध लेते हैं, कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। इस बार मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। मैं माफी मांगता हूँ, मेरी शिकायत ना करिएगा। चलो, इन्होंने अपनी गलती मानी तो सही। माफी शर्मा जी से मांगिए,
उनका बेटा बीमार है। और ना सिर्फ माफी, जो पानी मिला के 3 दिन से गलत दूध दे रहे हो उसकी भरपाई भी करनी होगी। हाँ, जैसा आप कहेंगे माई बाप, मैं कर दूंगा। ठीक है, चलो जितना पानी मिलाया है उतना दूध सबको फ्री दोगे, और कभी आगे शिकायत का मौका मिला तो तुम्हारा यहाँ आना बंद समझना। जी हुजूर। जैसे तैसे जगन ने माफी मांग के अपने ग्राहकों को बचा पाया, पर उसे ये बात समझ आ गई। जगन को अपना नाम बनाने के लिए बहुत वक्त लगा, पर नाम खराब होने के लिए 2 दिन लगे। ईमानदारी में थोड़ा पैसा भले ही कम कमाया, पर सुकून तो था। बेईमानी करके ज़्यादा दिन तक बच पाना संभव नहीं होता। जब चोरी पकड़ी जाती है तो जो कमाया वो भी निकल जाता है। इसलिए हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करो। और मेहनत और ईमानदारी के साथ समझदारी भी हो तो कमाई भी कम नहीं होगी। बेईमानी अंत में सिर्फ दुख देती है।